गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है बच्चों। और आज वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आज आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस सीरीज में जानेंगे इंपॉर्टेंट questions related to इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है और कैसे कैसे पूछा गया है। तो बच्चों, एक क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a point on the equatorial position of an electric डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वाटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन है 2018 और 2023 में पूछा हुआ है। तो इधर 2 साल से नहीं पूछा है, ना तो 24 में और ना ही 25 में। तो बच्चों, आप लोग के लिए भी ये इंपॉर्टेंट बनता है। जनरली गेस को इसी तरह से ना किया जाता है कि जो क्वेश्चन पूछा है और अभी नहीं, देखिए 18 में पूछा, 23 में पूछा, इधर 1-2 साल से नहीं पूछ रहा है, तो फिर से चांस बन रहा है कि रिपीट कर सकता है। तो थोड़ा सा इन सभी क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। अब है कि सर इसका आंसर कैसे होगा, है ना। तो सबसे पहले आंसर लिखने के लिए देखिए, इसमें एक छोटा सा पार्ट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? तो इट इज डिफाइंड as the product of the dipole length and the magnitude of any of the charge of the dipole. It is denoted by a small p, so p equal to q into 2a। बस इतना ही, क्योंकि उसने सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने कहा है। डिफिनेशन, और जो डिफिनेशन है उसका मैथमेटिकल फॉर्म। अगर किसी डिफिनेशन का मैथमेटिकल फॉर्म है तो, नहीं है तो सिर्फ डिफिनेशन। लेकिन यहां पर डाइपोल मोमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म है, तो डिफिनेशन के साथ उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? तो कह रहा है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के। इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन फील्ड के लिए जो पॉइंट लेना है वो कहां पर होना है, ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल। तो सबसे पहले अब यहां पर लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशन फॉर, क्या करने जा रहे हैं, आपको कल भी पिछले वीडियो में भी बताए थे कि क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डिफिनेशन, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हम लोग एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। तो अब एक्सप्रेशन निकालने के लिए पहले आपके पास एक डाइपोल होना चाहिए ना। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having two charges। डाइपोल का क्या मतलब होता है, अरेंजमेंट ऑफ having two charges प्लस q एंड माइनस q। ये हमने डाइपोल ले लिया, एक डाइपोल ले लिया और उसमें कितना चार्ज है ये बता दिए। डाइपोल का मतलब ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, इक्वल एंड अपोजिट सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ये हमने डाइपोल ले लिया। अब इसी को हम लोग थोड़ा डायग्राम से दिखाएंगे। देखिए ये हमने ले लिया डाइपोल भाई, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अब इस डाइपोल में ये माइनस क्यू और ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको लोग डाइपोल लेंथ 2a कहते हैं। क्या है ये, डाइपोल लेंथ, जिसको 2a से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो पॉइंट चाहिए वो कहां पर होगा, तो ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल लेंथ। ये यहां पर परपेंडिकुलर भी है, ये बाइसेक्टर भी है। ओके, तो अब यहां पर एक पॉइंट ले ले हम लोग P। इस पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस R, इस पॉइंट पर अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्या क्या किया गया, तो लेट, अगेन लेट, थोड़ा सा अगेन लेट, अगेन लेट। क्या P क्या है, ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। P का डिस्टेंस कितना है भाई, R। डिस्टेंस ऑफ P कहां से, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ के मिड पॉइंट से P का डिस्टेंस हमारा है R। ठीक है, यहां पर A दिखाइए, यहां B दिखाइए। चलिए, तो ये बात हो गई कि सर इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमने वो पॉइंट ले लिया P जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब प्रोसेस कैसे किया जाए, तो प्रोसेस निकालने के लिए आपको याद होगा जब एक से ज्यादा चार्ज, डाइपोल का मतलब कितना चार्ज, 2 चार्ज, और जब एक से ज्यादा चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, देन वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। एक से ज्यादा चार्ज होने पर हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। सुपरपोजिशन मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सभी अलग अलग चार्ज का जो अलग अलग फील्ड होगा उसको निकालना होगा और उनको वेक्टर सम करना होगा। तो चलिए फिर से वही काम कर दिया जाए। अब इस पॉइंट पर माइनस क्यू का भी फील्ड होगा, प्लस क्यू का भी फील्ड होगा।
तो पहले माइनस क्यू का फील्ड निकालिए, फिर प्लस क्यू का। अब माइनस क्यू का फील्ड निकालने के लिए, प्लस क्यू का फील्ड निकालने के लिए हमको ये डिस्टेंस चाहिए ना, क्योंकि एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस चाहिए हमको। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये आर है, ये 2a था, ये मिड पॉइंट, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, a बचेगा, और यहां से यहां तक फिर a बचेगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस पॉइंट पर प्रोसेस में आ जाता है। अब यहां से लेट कंसीडर का काम हमारा हो गया। अब प्रोसेस में आ जाइए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q, जिसको कि हम लोग E1 कहें, क्या हो जाएगा भाई, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर यानी कि ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और चूंकि हमको वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम करना है तो साथ ही साथ डायरेक्शन भी दिखाते जाना होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, टुवर्ड्स द चार्ज, रेडियली इनवर्ड, यानी टुवर्ड्स द चार्ज, यानी P2A in this direction, this is the direction of E1। अब इसका अगर हम लोग मोड कर लें, E1 का मोड, यानी E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू बाई अंडर रूट, सॉरी स्क्वायर से रूट भी हट जाएगा मोड करने के बाद, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। अब उसी पॉइंट पर, अब इसी पॉइंट पर प्लस क्यू का भी फील्ड होगा, तो उसको भी अलग से निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको दोनों का वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब जब हम लोग इसका मोड कर देंगे भाई, क्या मिलेगा सर, E2 इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इस पॉइंट P पॉइंट पर हमारे दोनों चार्ज का फील्ड निकल गया। अब दोनों चार्ज का फील्ड निकल गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसका वेक्टर सम करना होगा। देखिए, सॉरी, यहां पर देखिए हम लोगों ने इसका डायरेक्शन छोड़ दिया, तो ये गलती आप एग्जाम में नहीं करेंगे, हमारे पास मौका था, हम सुधार दिए। एग्जाम में अगर छूट जाएगा तो आपको मौका नहीं मिलेगा, प्रेशर रहता है ना, तो दिमाग वो एक्टिव रखना होगा। यहां पर E2 का डायरेक्शन, E2 क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, यानी अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि लिख सकते हैं B2P। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया दोनों चार्ज का। इधर से मिटा दे थोड़ा, डायपोल मोमेंट तो याद है, या लिख ही लिए होंगे, और नहीं लिखे होंगे तो थोड़ा सा लिख लीजिए, है ना। चलिए अब हम मिटाते हैं इधर से। क्या हो गया भाई, तो अब डायरेक्ट लिखना है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P E इक्वल टू क्या, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। P पॉइंट पर जितना भी अलग अलग फील्ड है, तो भैया P पॉइंट पर दो ही चार्ज का फील्ड है, क्योंकि हम लोग डाइपोल का ही फील्ड निकाल रहे हैं, और डाइपोल का मतलब अरेंजमेंट ऑफ टू चार्ज।
एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज, दोनों चार्ज का फील्ड इंडिविजुअली निकाल लिया है हमने। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेक्टर सम। तो वेक्टर सम अब ये होगा कितना सर? तो वेक्टर सम में E1 और E2 के बीच का ये जो एंगल है इसको कितना होगा ये? तो ये इस ट्रायंगल में यहाँ पर एक एंगल मान लीजिए ये वाला थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा। कैसे होगा सर? कैसे होगा ये थीटा? हम एक को हमने थीटा मान लिया, तो दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा? थीटा। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABP ये दोनों साइड इक्वल है, देन एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आपका PA और PB बराबर है, तो उसका सामने का जो एंगल कोण होगा वो भी बराबर होगा। तो एक को थीटा माना तो दूसरा भी थीटा हो जाएगा, और तब हमारा E1 और E2 के जो बीच का एंगल है ये हो जाएगा 2 थीटा। कैसे सर? इसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी लगाना पड़ा भाई? तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये अगर थीटा है, ये थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, दोनों थीटा का सम। ओके, तो वो हमारा एंगल पता चल गया। अब जब दोनों वेक्टर यानी E1 और E2 के बीच का एंगल पता चल गया, देन अब यहां पर इसका मोड कर दिया जाए, इसका मैग्नीट्यूड। सो मोड ऑफ E इज इक्वल टू मोड ऑफ E1 प्लस E2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 2 थीटा। ये आ गया cos 2 थीटा। अब सारा वैल्यू उठा दीजिए सर, क्या हो जाएगा? अब अच्छा, इक्वेशन से आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए देखिए, तो E1 और E2 का वैल्यू इक्वल आया है। तो जब E1 और E2 का वैल्यू इक्वल आया, तो यहां पर इक्वेशन में हम लोग E1 को E2 चाहे E2 को E1 पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू E1 cos 2 थीटा। देन इट विल बिकम क्या हो जाएगा? ये 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा? देखिए तो 2E1 स्क्वायर आ गया कॉमन, 1 प्लस cos 2 थीटा होगा ना। तो क्या हो जाएगा? बताइए। E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 2E1 स्क्वायर तो रह गया, और 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ट्रिगोनोमेट्री से पढ़े होंगे ना। अब देखिए आसानी से इसका पेयर लग गया, यानी ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो गया? 2E1 cos थीटा। अब E1 हमारा निकला हुआ है, लेकिन cos थीटा नहीं निकला हुआ है, तो डायग्राम से cos थीटा निकाल लीजिए। फ्रॉम डायग्राम cos थीटा इज इक्वल टू, ये बताइए ना, दोनों इधर से भी ट्रायंगल ले सकते हैं, इधर से भी। ये थीटा है तो ये P ये B, cos थीटा इक्वल टू B/H। इधर से भी लेंगे तो B/, सेम आएगा वैल्यू। क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू B/H इक्वल टू A बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इस E1 का वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू को यहां पुट कीजिए। 1 2 3 4। So equation 4 becomes, इक्वेशन 4 कैसा हो जाएगा भाई? बताइए तो। E इज इक्वल टू 2, E1 कितना है? E1 आ गया है आपका KQ बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा आ गया A बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। फाइनली क्या देखिए तो मिल गया, K रहने दीजिए, और Q और 2 को A के साथ लगाइए। क्या आ जाएगा नीचे में? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर, ये इसका होल पावर 1 है, और इसका रूट हटेगा तो इसका पावर 1/2, पावर क्या हो जाएगा? 3/2। और देखिए तो Q इंटू 2A, अभी ही डाइपोल मोमेंट में आपको डिफाइन करवाए थे, P बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज व्हाट? दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।
हो गया। देखिए तो कितना देर लगा हमको समझाते हुए, लिखने में 18 मिनट लगा। हमने क्वेश्चन भी लिखा, थोड़ी देर बात भी किया है, समझाया भी। आपको 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए एक लॉन्ग क्वेश्चन में। ये लॉन्ग में 5 नंबर में पूछा जाता है, तो मान के चलिए 7-8 मिनट से ज्यादा या 10 मिनट मैक्सिमम, 10 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर 3 ही घंटे का समय होगा, 4 लॉन्ग होगा। तो अगर आप 10-10 मिनट लेते हैं तो 40 मिनट तो आपका लॉन्ग में लग जाएगा ना सर। अब बचेगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन 6 ठो शॉर्ट क्वेश्चन, 3 नंबर वाला, और 3 नंबर वाला भी जो है कम नहीं लिखना होगा, उसमें भी डेरिवेशन ही होंगे, छोटा, इसका आधा डेरिवेशन। तो समझिए, तो अगर इसमें 10 मिनट लेंगे, 12 मिनट लेंगे, तो उसमें भी तो 6-7 मिनट लगेगा ही ना। तो 7×6 42, 40, 80 मिनट, तो 1.5 घंटा तो ऐसे बीत गया, प्लस 25 ऑब्जेक्टिव है और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो 1.5 घंटा में फिर बाकी काम भी तो करना है। इसलिए स्पीड बनाएंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करके जाइएगा बच्चों, उतना ही वहां पर फास्ट और एक्यूरेट। ऐसे नहीं कि खाली फास्ट गंदा गंदा गलत सलत लिख के आगे, नहीं, फास्ट एंड एक्यूरेट। फास्ट और एक्यूरेट लिखने के लिए ना आपको घर से प्रैक्टिस करके जाना होगा, ताकि वहां माइनस प्लस छोटा सा भी मिस्टेक नहीं हो। ओके, चलिए आगे एक्सप्रेशन। अब इसमें थोड़ा सा एक स्पेशल केस का चर्चा कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट करके या स्पेशल केस करके चर्चा कर देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या भाई? स्पेशल केस में 4a शॉर्ट लेंथ डाइपोल कि सर अगर एक शॉर्ट लेंथ डाइपोल दिया रहेगा तब क्या होगा? देन जो डाइपोल लेंथ है बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन आर स्क्वायर, सो ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो जब ए स्क्वायर को यहां से नेग्लेक्ट करा दिया जाएगा तो आपका ई कितना बचेगा पता है? KP बाई आर स्क्वायर तो रह जाएगा, ये हट गया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, देन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? KP बाई आर क्यूब। यहां तक लिख देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ओके बच्चों, तो एक बार फिर से अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन 2018 और 2023 में पूछा गया है। कल हम पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चंस जो बताया, सिर्फ ये बताया कि पूछा गया है, कब कब पूछा है नहीं बताया। तो आज से जो भी क्वेश्चन यहाँ पर होगा उसके साथ उसका ईयर्स भी लिखा हुआ रहेगा, कब कब पूछा। देखिए हर दिन हम आप लोगों के लिए ना डेली आज कौन सा क्वेश्चन बताना है उसको सर्च करते हैं कि आज फील्ड का क्वेश्चन बताना है तो फील्ड से कितना क्वेश्चन आया है, कब कब आया है। कल मिस्टेक हो गया, हमने ईयर नहीं बताया, कोई बात नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा कि वो क्वेश्चन कब है, कब आपके पास। आप लोग क्वेश्चन बैंक तो लिए ही होंगे। खैर चलिए, तो यहां पर अब इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार फिर से। क्या था भाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट किसको कहे? द प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल लेंथ एंड एनी ऑफ द चार्ज ऑफ द डाइपोल। डाइपोल का डाइपोल लेंथ और दोनों में से कोई एक चार्ज का प्रोडक्ट को डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। दोनों, चूंकि दो चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का क्या कोई भी ले सकते हैं। तो वही कह रहा है डाइपोल लेंथ का प्रोडक्ट को, डाइपोल लेंथ जिसको 2a से दिखाए, डाइपोल लेंथ के प्रोडक्ट को जब चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगा इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो सबसे पहले डाइपोल लेंगे, डाइपोल यानी दो चार्ज का अरेंजमेंट, और जो पॉइंट लेना है इक्वेटोरियल पोजीशन पर वो पॉइंट ले लेंगे, है ना। P ए पॉइंट कहां पर? एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट। ओके, अब चूंकि डाइपोल है हमारे पास और डाइपोल यानी अरेंजमेंट ऑफ टू चार्ज, तो फिर दो चार्ज का फील्ड कैसे निकलेगा सर? तो हम जान रहे हैं भाई एक से ज्यादा चार्ज होगा तो सुपरपोजिशन लगेगा,
एक से ज्यादा चार्ज होगा तो सुपरपोजिशन लगेगा, और सुपरपोजिशन क्या कहता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर पी पॉइंट पर डाइपोल का फील्ड निकालने के लिए डाइपोल का जो दोनों चार्ज है दोनों का अलग अलग, पहले हमने पी पॉइंट पर माइनस क्यू का फील्ड निकाला, और एक चार्ज का फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई आर यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस के क्यू बाई आर स्क्वायर, फिर दूसरे चार्ज का फील्ड निकाला, अगेन के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन आगे वेक्टर सम करना था तो दोनों का डायरेक्शन भी लिए, माइनस चार्ज का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज, प्लस चार्ज का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज। बस हो गया, दोनों का अलग अलग फील्ड निकाले, और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द वेक्टर सम, ये हमने वेक्टर सम कर दिया, कैलकुलेशन कंप्लीट। तो वीडियो को देखिए और नोट्स को, कैलकुलेशन को समझिए, क्योंकि नोट्स आपके पास अवेलेबल होगा, तो वीडियो को जितना बार सुनेंगे, देखेंगे, प्रोसेस को समझेंगे, और फिर आप जितना बार लिखेंगे, एक बार दो बार लिखिए, जरूर लिखिए, लिखने से ही परफेक्शन होगा और आपका फास्ट होगा। फास्ट एंड परफेक्शन के लिए आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं इसी टॉपिक से फिर अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक हम बोर्ड को इरेज करें। ओके, चलिए बच्चों, फिर से एक क्वेश्चन के साथ आपके पास हाजिर हैं, और इस बार ये जो क्वेश्चन है 2015 और 2024 में पूछा हुआ है। टॉपिक वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर कहता है हेंस डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो अभी हमने डिफाइन किया हुआ है, क्या था पिछले क्वेश्चन में तो डिफाइन किया ना हमने, कि प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल लेंथ एंड एनी ऑफ द चार्ज ऑफ डाइपोल। चलिए कोई बात नहीं, तो शॉर्ट क्वेश्चन जोड़ता रहेगा, एक ही क्वेश्चन बार बार जोड़ रहा है, क्या दिक्कत है, फिर से बता देंगे इस क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है यहीं तक 2015 2024 में पूछा है एक, और इसी में टॉर्क वाले केस में ही कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन भी बार बार जनरली सीबीएसई वगैरह में पूछा है, इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि हो सकता है झारखंड में भी पूछ दे, तो हम लोग इसका भी आंसर लास्ट में जानेंगे, ठीक है, या फिर आपका एक नंबर में पूछ सकता है, तो देखा जाएगा। चलिए आइए, अब बात है कि सर इसमें करना क्या है, एक डाइपोल को कहां रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और पता करना है कि उस पर कितना टॉर्क लग रहा है। सबसे पहले बच्चों, टॉर्क के लिए क्या कंडीशन होता है जानते हैं, कि टॉर्क कब लगता है, टॉर्क लगने के लिए सिस्टम को रोटेट होना होगा। अगर सिस्टम रोटेट हो रहा होगा यानी वहां पर टॉर्क डेवलप हुआ होगा। तो अब रोटेट कैसे होगा सर, मान लीजिए इस मार्कर को रोटेट कराना है, तो एक फोर्स इधर लगना चाहिए, एक फोर्स इधर लगना चाहिए, और इक्वल एंड अपोजिट हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। अगर एक ही लाइन में लगेगा, मान लिया जाए ऐसे, एक इधर लगा एक इधर लगा अपोजिट, तो क्या रोटेट होगा, नहीं होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रोटेट होने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगना चाहिए, हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। स्ट्रेट लाइन में लगेगा लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर देखा जाए कि आखिर क्या होगा, एक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, क्या डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो रोटेट करेगा तभी टॉर्क डेवलप होगा। चलिए, अच्छा, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद रोटेट होने के लिए फोर्स लगना चाहिए ना। फोर्स क्यों लगेगा सर, क्योंकि हम जान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर किसी भी दूसरे चार्ज को रखेंगे तो फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन यानी आंसर, consider an electric dipole is placed
प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डाइपोल लीजिए और उसको यूनिफॉर्म, अब सर है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जानेंगे कि यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस लेते हैं। इक्विडिस्टेंट का मतलब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर और पैरेलल। सारा लाइन पैरेलल होना चाहिए और सभी लाइन के बीच का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये हमने डाइपोल ले लिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को हमने रख दिया, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और चूंकि ये डाइपोल है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, 2a। अच्छा, अब एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर से इधर एरो लगा के दिखा रहे हैं, यानी कि फील्ड का डायरेक्शन किधर हुआ होगा, तो सर फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस, यानी कि इधर प्लस, जिसका भी ये फील्ड हुआ उस फील्ड का जो सोर्स चार्ज होगा प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा। फील्ड का जो सोर्स चार्ज होगा, आपको पता है कि फील्ड के कंसेप्ट में दो चार्ज की बात होती है, एक सोर्स चार्ज, एक टेस्ट चार्ज। फील्ड किसका, सोर्स चार्ज का, और टेस्ट चार्ज जिस पर फोर्स लगेगा। तो यहां पर टेस्ट चार्ज का काम कौन करेगा, डाइपोल का दोनों चार्ज, क्योंकि फोर्स किस पर लगना है, डाइपोल के दोनों चार्ज पर फोर्स लगना है। ओके, तो जिसका भी फील्ड होगा उसका पॉजिटिव इधर होगा, निगेटिव उधर होगा, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस। तो जिधर एरो का साइन लगा हुआ है उधर माइनस, जिधर एरो नहीं लगा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इधर प्लस। ओके बच्चों, चलिए अब जैसा कि अभी आपको बता रहे हैं क्या क्या हो गया, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो लेट कर लिया जाए क्या, प्लस माइनस क्यू यानी कि चार्जेज ऑफ डाइपोल, चार्जेज ऑफ डाइपोल 2a डाइपोल लेंथ AB इक्वल टू 2a, AB इक्वल टू 2a डाइपोल लेंथ, और आपका E मान लिया जाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थीटा, थीटा जो होगा हमारा, थीटा इज द एंगल बिटवीन शॉर्ट में लिखते हैं ना, एंगल बिटवीन P एंड E। चलिए ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। अब प्रोसेस में आते हैं। प्रोसेस क्या करना होगा सर, तो अभी आपको बताए कि फील्ड में डाइपोल रखा हुआ है, यानी दो चार्ज रखा हुआ है, और फील्ड का क्या काम है, फोर्स लगाना। तो फील्ड जो है डाइपोल के दोनों चार्ज पर फोर्स लगाएगा। अब हमको देखना है कि फोर्स कितना लगेगा और वो किधर लगेगा। अगर उन दोनों फोर्स के कारण डाइपोल रोटेट करेगा तभी टॉर्क लगेगा, नहीं रोटेट करेगा सर तो टॉर्क भी नहीं लगेगा। चलिए तो एक एक करके पहले फोर्स निकालिए। नाउ फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू, किसके कारण, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, QE माइनस, तो माइनस का मतलब सर छोड़िए माइनस मतलब हटाइए, तो यहाँ डायरेक्ट माइनस के उधर डायरेक्शन लिख देते हैं। तो ये माइनस चार्ज है ना सर, तो इसका डायरेक्शन, चूंकि अभी आपको बताया कि जिसका भी फील्ड है उसका प्लस इधर होगा, तो जब इधर प्लस होगा तो इस माइनस को क्या करेगा, वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि डायरेक्शन लिख दें AX डैश, यानी इस फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, AX डैश अलॉन्ग, या A2X डैश कर देते हैं, चलिए A2X डैश, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं, मोड ऑफ F1 यानी F1 इज इक्वल टू QE आ गया सर,
1 and 2 ऑल्सो। अब दूसरे चार्ज पर फोर्स ऑल्सो फोर्स ऑन द चार्ज, force on the charge plus q due to the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण F दूसरे चार्ज पर फोर्स F2 इज इक्वल टू अगेन QE, क्योंकि चार्ज सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो फोर्स तो सेम ही लगेगा ना, तो अगेन QE, लेकिन डायरेक्शन सर ये प्लस है और इधर माइनस है तो इधर अट्रैक्ट होगा ये, यानी कि B2x, इसका भी मैग्नीट्यूड कर दीजिए ना, यानी F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा QE, इट इज इक्वेशन नंबर 4। देखिए तो दोनों चार्ज पर अब जो फोर्स लगा है देखिए कैसा लगा है, दोनों चार्ज पर जो फोर्स लगा देखिए तो कैसा लग रहा है, यहां पर एक इधर एक इधर, ऐसे एक इधर एक इधर, तो क्या करेगा ये, इस जो डाइपोल है अब एक इधर लगा एक इधर लगा तो क्या रोटेट करेगा, एकदम रोटेट करेगा। रोटेट करेगा ना, क्यों रोटेट करेगा, देखिए तो इक्वल फोर्स अपोजिट हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, तो यहां लिखना पड़ेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ, अंडर द इफेक्ट ऑफ these two forces the dipole get rotated and hence the dipole and hence a torque acts on the dipole, acts on the dipole. So torque equal to force into perpendicular distance, यानी कि हम बोल सकते हैं टॉ इक्वल टू एफ इंटू, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से डाल लीजिए दोनों फोर्स के बीच में, ये हमने परपेंडिकुलर डाला, एक फोर्स यहां लगा था एक फोर्स यहां, दो फोर्स यानी कि F इंटू बी एम, ये इक्वेशन 5। अब हमको F तो पता है भाई, बी एम निकालना होगा, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, इन ट्रायंगल ए एम बी, इन ट्रायंगल ए एम बी क्या हो जाएगा, बी एम बाई ए बी इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर बी एम इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, क्या एंड ए बी इक्वल टू 2a साइन थीटा। देखिए आपका बीएम निकल गया, बीएम निकला ना, तो अब टॉर्क निकाल दीजिए। सो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू ए यानी QE इंटू बी इंटू बीएम, यानी क्या 2a साइन थीटा, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू, अच्छा चलिए ये थोड़ा सा जगह इधर लेंगे, नहीं तो यहाँ काफी नीचे हो जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया सर, बताइए टॉर्क इक्वल टू क्या हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ पर मिटाते हैं। तो वहां से तो यहां पर लिखते हैं देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू Q के साथ 2a को लगाइए, क्यों लगा रहे हैं Q के साथ 2a को, क्योंकि सर ये Q इंटू 2a P तो बनेगा, तो Q इंटू 2a और E साइन थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा P E साइन थीटा, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। इसी को लिख सकते हैं ऑल्सो, चूंकि ये साइन थीटा है देन P क्रॉस E हो गया है, दिस इज रिक्वायर्ड
एक्सप्रेशन। अब इसी में क्या था, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करना था, तो यहां पर लिखना पड़ेगा क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या था ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल लेंथ and magnitude of any of the charge of dipole. So P equal to Q into 2A. This is the dipole moment. हो गया, आई बात समझ में। चलिए एक बार 2 मिनट में रिपीट कर ले हम लोग क्या क्या किए सर, समझ भी ले ताकि आपको याद रहे। हमारे साथ साथ आप भी रिपीट करते रहिए। रिपीट करने के साथ साथ फिर से बोल रहे हैं लिखना जरूरी है। जितना बार लिखेंगे उतना ही ज्यादा परफेक्ट बनेंगे आप, परफेक्ट एंड फास्ट। तो परफेक्ट एंड फास्ट होने के लिए एक ही काम को बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, परफेक्ट हो गए, फास्ट भी हो गए। और यही काम आप लोग से नहीं हो रहा है। क्लास में इस काम के लिए कितना बोलते हैं, लेकिन अब तो ये लास्ट अटेम्प्ट है हमारा, लास्ट कोशिश है। तो यहां तो सुधर जाइए, क्योंकि अब लास्ट कोशिश आपका भी होना चाहिए, नहीं तो फिर तकलीफ हो जाएगा। ओके चलिए, हमको करना क्या है, एक डाइपोल लेना है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देना है। डाइपोल लिया हम लोगों ने और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का मतलब, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दर्शाएंगे, तो इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन, सारा लाइन का जो दूरी है बराबर होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। ये हमने डाइपोल यानी -q चार्ज प्लस q चार्ज रख दिया। यहां पर मेंशन कर दिया कि भाई डाइपोल का चार्ज प्लस -q चार्जेज ऑफ डाइपोल, 2a डाइपोल लेंथ कहां रखे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसे रखे हैं, तो थीटा एंगल से। अब डाइपोल रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डाइपोल के दोनों चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो कितना कितना फोर्स, तो निकाल लिया जाए। फोर्स ऑन द चार्ज -q ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहला फोर्स मान लिया। QE डायरेक्शन जिधर है, आपको माइनस चार्ज है तो प्लस की ओर, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया QE। और फिर वही काम, फोर्स ऑन द चार्ज प्लस q ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन फोर्स इक्वल टू QE, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल का चार्ज सेम होगा, तो फोर्स तो दोनों पर सेम लगेगा। डायरेक्शन ये प्लस है तो माइनस की ओर, है ना। अब हम देख रहे हैं सर कि फोर्स तो इक्वल हुआ, लेकिन डायरेक्शन एक दोनों का अपोजिट हुआ, और इस तरह से अपोजिट हुआ कि दोनों अलग अलग लाइन में काम कर रहा है। तो इन दोनों फोर्स के कारण द डाइपोल, अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस द डाइपोल गेट रोटेटेड, और जब रोटेट किया एंड हेंस ए टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल, और जब रोटेट करेगा इसका मतलब है कि उस पर टॉर्क लगा होगा। अब टॉर्क कैसे निकले, ये तो अभी तक जाने की टॉर्क लगेगा कि नहीं, टॉर्क लग गया। अब जब टॉर्क लग गया भाई, तो टॉर्क निकलेगा कैसे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स निकला हुआ है QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम लोग B से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच में डाल लिए। अब इस BM को निकालने के लिए, ये वाला ट्रायंगल है हमारा ABM, इस ट्रायंगल में ले लेते हैं। इन दिस ट्रायंगल AMB या ABM, BM by AB, ये थीटा यहां है, देन P by H हुआ ना जी, साइन थीटा हो गया। P by H इक्वल टू साइन थीटा, देन BM इक्वल टू AB, यहां चला गया AB साइन थीटा, देन BM इक्वल टू 2A साइन थीटा, देन टॉर्क इक्वल टू, अब यहां से जब हमारा BM निकल गया, फोर्स निकला हुआ था, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, F की जगह में QE और BM की जगह में 2A साइन थीटा। अब इसको पुट करके सॉल्व कीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब इसी में था क्वेश्चन कि डिफाइन, हेंस डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट तो पिछले क्वेश्चन में भी डिफाइन किया गया था, प्रोडक्ट ऑफ
डाइपोल लेंथ एंड एनी ऑफ द चार्ज ऑफ द डाइपोल। ओके बच्चों, तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। और इसमें 2 क्वेश्चन और था। ओरिएंटेशन बताना था जब डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ रहे ना रहे, शॉर्ट में रह सकता है या इसके साथ भी रह सकता है, सीबीएसई में पूछता है। तो आप भी जान लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन जो है इधर उधर से चेंज करता है। चलिए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अरे स्वागत तो आपका हमने 2 साल से किया लास्ट में भी स्वागत कर लेते हैं ना। अच्छा करके चले जाइए मेरे पास से, मेरा भी मेहनत सफल, आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन अच्छा करने के लिए सिर्फ हमारा कोशिश नहीं बाबू, आपको भी कोशिश करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये हालांकि क्वेश्चन उतना ही पूछा है टॉर्क में, लेकिन टॉर्क का ही ये 2 पार्ट है। जो टॉर्क टॉपिक है उसी में ये 2 पार्ट भी पूछता है। सीबीएसई में टॉर्क के साथ ये दोनों भी ऐड करता है। तो चूंकि कभी भी कुछ भी ऐड कर सकता है, तो जब हमने टॉर्क का क्वेश्चन किया है तो इन दोनों को भी जान लें। क्या इसमें सिंपल सा बात है, कह रहा है रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए टॉर्क का 0 होना जरूरी है। तो कह रहा है ओरिएंटेशन यानी कितना एंगल से डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए कि उस पर जो टॉर्क है वो 0 लगे, लेकिन स्टेबल है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमको पता है फॉर सॉल्यूशन में फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा जो है 0 होना चाहिए। थीटा 0 होने का मतलब इन द सेम डायरेक्शन। थीटा 0 होने का मतलब इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखिए तो कैसे, तो देयरफॉर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ना, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो डाइपोल का भी डायरेक्शन, मोमेंट का डायरेक्शन इधर ही होना चाहिए। अब भाई मोमेंट का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, तो माइनस से प्लस, तो मोमेंट का भी डायरेक्शन हमारा इधर ही होना चाहिए। तो यहां पर माइनस लेना होगा, यहां पर प्लस हो लेना होगा, बस हो गया। इक्विलिब्रियम होने के लिए जान लीजिए, इक्विलिब्रियम होने के लिए टॉर्क 0 होना चाहिए। तो टॉर्क 0 होने के लिए P sin थीटा, टॉर्क 0 होने के लिए थीटा का वैल्यू 0 या 180 भी तो हो सकता है ना, sin 180 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो जब sin 180 में अगर हम लेते हैं तो उसको अनस्टेबल कहा जाता है। फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रखा हुआ होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाइए। सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम होने के लिए फॉर इक्विलिब्रियम टॉर्क शुड बी 0, टॉर्क 0 होना चाहिए। अब टॉर्क जो है 2 कंडीशन में 0 हो सकता है, या तो थीटा 0 ले ले या थीटा 180 ले ले। तो अगर थीटा 0 लेते हैं तो इसको कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा अगर 180 लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो डाइपोल को कैसे रखा जाए भाई, अपोजिट। तो अपोजिट रखने यानी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, इधर होने के लिए इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू। इसी को कहा जाता है ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बस डायरेक्ट यानी कि डाइपोल किस सिचुएशन में रखा जाए कि टॉर्क तो 0 हो लेकिन कंडीशन स्टेबल हो। तो ये अब भाई स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है उतना डिटेल करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। कल भी बोले हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे पढ़ाते समय, लेकिन समझाए थे, है ना, जब हमने टॉर्क टॉपिक पढ़ाया था उस समय समझाया था।
चलिए आइए, अब ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि 2019 में पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी टॉर्क से ही रिलेटेड। ये 2019 का क्वेश्चन है। तो हम तो बोले कि जितना क्वेश्चन PYQ आया प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट होगा उनको भी हम लोग करते चले जाएंगे। एकदम आप अभी से लेकर के सारा वीडियो को देखते जाइए, उसको रिपीट करते जाइए, आपको एकदम दिक्कत नहीं होगा। ओके बच्चों, चलिए क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट, सोल्यूशन में आइए। सोल्यूशन, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है यानी P दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, इज इंक्लाइंड, थीटा भी दे दिया 30 डिग्री, विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डाइपोल है वो कितना का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तो कह रहा है कि इस पर टॉर्क कितना लग रहा होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अरे हाँ भाई, एग्जाम में सिंपल ही रहता है, जरूरत है कि कम से कम आप उस लेवल तक पढ़ के जाएं। एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे वो सिंपल ही होंगे, आपको उस लेवल का थोड़ा सा पढ़ के जाना है बस। छोटा छोटा टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स देख के जाना है, टॉपिक वाइज आपका कंसेप्ट देख के जाना है बस। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा। अब यहां पर आपका P भी दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹, E भी दिया हुआ है 5 × 10⁴, एंड थीटा भी दिया हुआ था sin 30। सॉल्व किया जाए, क्या हो जाएगा 4 × 5 × 10⁻⁵, और sin 30 1/2, 2 2 4, then torque is equal to 10 × 10⁻⁵, that is torque is equal to 10⁻⁴ Newton meter. This is the answer. ओके बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक का, क्योंकि अभी हमने कहा ये तो अभी तक जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन हमने कहा इसी टॉपिक में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन तो पूछा, एक्सियल लाइन नहीं पूछा है। कोई जरूरी नहीं है कि वो कभी नहीं पूछेगा, पूछ सकता है। तो हम लोग इसी टॉपिक का एक और वीडियो हम लोग करेंगे। कल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। कितना शॉर्ट में हमारे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो रहा है। अरे 4-5 वीडियो 6 वीडियो तो जाएगा ना। आज तो दूसरा वीडियो है, एक वीडियो और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट, फिर फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम का 2 वीडियो, चाहे 3 वीडियो, 3 6 वीडियो में आपका पहला चैप्टर चार्ज एंड फील्ड कंप्लीट। साल पढ़ने में 2 महीना लगा और यहाँ 6 वीडियो में कंप्लीट। तो इतना तो कम से कम इतना शॉर्ट में ही जाना होगा, इतना तो पढ़ के जाना होगा बाबू। इतना भी नहीं पढ़िएगा तो फिर क्या पढ़िएगा। ओके चलिए, और एक और बात, चूंकि जब हम वीडियो डाल रहे हैं और आप वीडियो देख रहे हैं, पहला वीडियो को काफ़ी रिस्पॉन्स मिला, लेकिन हम चाहेंगे अपने दोस्तों के साथ उस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सबका भला हो जाए, आपके दोस्तों का भी भला हो जाए और साथ साथ मेरा भी भला हो जाए। चूंकि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो देखने से थोड़ा सा हमारा चैनल ग्रो कर जाए आपके हेल्प से, तो हम चैनल भी हमारा थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। तो चैनल को लाइक्स जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और उसमें कुछ अच्छे कमेंट करें और शेयर भी करें। ओके, ताकि चैनल को आगे भी बढ़ाने में थोड़ा सा जिम्मेवारी निभाइए। ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आते हैं लेकर के, तब तक के लिए इस वीडियो को मन लगा करके देखिए, रिपीट कीजिए, परफेक्शन लाइए। ओके।